तो सभी लोगों का, आप लोग यहाँ पर पहुंचे, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग। कई लोग तो घर में बैठे होंगे, अभी वो सोच रहे होंगे टीवी खोल दिया होगा, टीवी में बैठे होंगे, लेकिन फिजिकली आप जब जाओगे, फिजिकली जाके आप झंडारोहण करो, एक अलग ही अनुभूति होती है। हमको तो अभी तक वो एक बचपन वाली अनुभूति होती है, जब हम स्कूल में जाते थे, कहा 2 लड्डू मिलेंगे, चलो 4 मिल जाते तो अच्छा लगा, तो वो अनुभूति अभी भी होती है हमको। तो ये अपना एक ध्येय होना चाहिए और कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं KS परिहार, विजय पथ गौरव सेनानी प्रवक्ता। जैसा कि अम्बेवाला, श्यामपुर, ठाकुरपुर का क्षेत्र गौरव सेनानी सैनिक और सैनिक समिति का ये मंच जगह जगह ये भी झंडारोहण करके आ चुके हैं, और इस मंच पर केवल सैनिक ही नहीं, उनके आश्रित, उनके परिवार और आम जनता, क्योंकि गणतंत्र दिवस सभी का है, तो सबका यहाँ पर स्वागत। जरा लगाइए पीछे जहाँ लोगों को बिठाया जा रहा है, तो थोड़ा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जब संविधान बना था भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जिसे तैयार किया, और तैयार में 1951 का दौर लग गया। तब तक अंग्रेज अधिकारी भी, वायसराय यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन भी यही थे, और उस संविधान में समय समय पर जरूरतों के हिसाब से संशोधन होता है। यस या नो? होता है। इसी चीज का हम गणतंत्र दिवस मनाते। तो मुझे बताइए, कुछ प्रश्न जो मेरे जहन में है आप लोगों से भी पूछा जाएगा। क्या 1958 में इंडियन मैरिज एक्ट का कानून पास होना चाहिए था, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट? मेरा प्रश्न यदि नहीं समझे तो एक हिंदू यदि शादी करता है, जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता या उसकी वाइफ की डेथ नहीं हो जाती, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं। क्या यह न्यायप्रिय था? हो सकता उस समय के लिए हो, आज नहीं है। इसलिए उस कानून को बदलकर क्या इंडियन मैरिज एक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आपको बताता हूं मैं, मजहब के नाम पर देश के 3 टुकड़े हुए, बांटा गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन आज हम सब सही साथ हैं और हैं, रहना भी चाहिए, मेरा बात वो नहीं थी। लेकिन अचानक हम 1970 के दौर में सेकुलर कैसे हुए? यदि सेकुलर थे तो देश बांटा क्यों? प्रश्न बनता है या नहीं? यस या नो? बनता है। आप लोग समझ रहे हैं? यदि हम सेकुलर थे, सबने साथ रहना था, तो देश बांटा क्यों? एक महाशक्ति एशिया की इंडिया क्यों नहीं बनी? तीसरा, क्या हमारे बच्चे 1 या 2 होने चाहिए या सबके होने चाहिए? सबके। जनसंख्या नियंत्रण सबके लिए होना चाहिए। अब बताइए, एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं? जोर से बोले, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो फिर एक नेता एक पेंशन कब होगा? होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। एक नेता एक ही पेंशन होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति अगर वृद्ध है 60 साल का, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन पुराने जमाने में 500 थी, फिर 1000 हुई और आजकल 1500 है। और पहले 3 महीने में एक बार आती थी, अब हर महीने आने लगी है। बहुत अच्छा है। लेकिन यदि वो वृद्ध के साथ विधवा हो या विधुर हो जाता है, तो पेंशन मिलेगी एक, या तो विधवा की मिलेगी या फिर वृद्धावस्था की। क्या 1500 रुपया और मिला के विधवा और वृद्ध दोनों होना चाहिए या नहीं? बहुत बड़ी रकम तो नहीं है। प्रकाश सिंह बादल जी 10 बार की पेंशन लेते थे। कितने बार की? 10 बार की पेंशन लेते थे। उनकी पेंशन 40 फौजियों के बराबर थी। और एक पे पेंशन के लिए जवान आज तक संघर्ष कर रहे हैं। क्या पूर्ण रूप से उसे लागू किया गया? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। अंतिम पे के 50% को पेंशन कहते हैं। एक जवान का अंतिम वेतन है 43,100, 5,200 उसकी मिलिट्री सर्विस पे है, 49,300 हो गया। 49,300 का ठीक आधा होता है 24,150। क्या सिपाही की पेंशन 19,000 से ऊपर है? लेकिन कर्नल साहब की जरूर है। जब वो लेफ्टिनेंट आता तो कर्नल ही रिटायर होगा। 1,93,310 उनका लास्ट बेसिक है। उसमें 15,500 जोड़ दो तो उसका ठीक आधा कर दो, तो वो होता है 1,05,000। उनका तो 50% करेक्ट है। लेकिन जवान का 40% है, नायब सूबेदार का सबसे कम 31% है। लड़ाई इस बात की है कि एक देश में 2 भाव क्यों हैं? शायद राजनेताओं को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी समझ आया हो, नहीं आया हो किसी के, ये मैं नहीं जानता। आया कैसे नहीं होगा? इकोनॉमी बचाने के लिए आप एक जीसीओ रैंक को 31% पेंशन देते हैं, एक कर्नल को 50% देते हैं। कर्नल की पेंशन नहीं मांग रहे, अपने पेंशन का 50% पर वो रिटायर क्यों नहीं है? सवाल सही हो गया?
तो ये सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बार धन्यवाद, शुक्रिया आपका। यहाँ पर समाज सेवी लोग भी है। सर जरा नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम अरुण भट्ट है, समाज सेवी ग्राम शुक्लापुर से। मैं गौरवशाली सेनानी संगठन से अभी कुछ इसी तरफ तो लगाइए आप, कुछ टाइम पहले आ जाएगी पीछे। हाँ, आ जाएंगे सब। कुछ समय पहले जुड़ा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गौरवशाली सेनानी संगठन का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और समाज सेवा के योग्य जो भी काम उन्होंने मुझे कहे मेरे द्वारा पूरे किए गए और उनकी उम्मीदों में खतरा उतरा हूं। और मैं वादा करता हूं कि गौरवशाली सेनानी संगठन और समाज जब भी मुझे किसी कार्य के लिए कहेगा, चाहे रात 12 बजे ही मुझे बुलाया जाएगा, मेरे से जो होगा मैं जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आप दूसरे समाज सेवी यहाँ पर है, आपका परिचय सर नजदीक आ जाइए। मेरा नाम अनिल है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देखता हूँ, यहीं श्यामपुर में रहता हूँ। मुझे निमंत्रण मिला रात को, तो मेरा आने का सौभाग्य है, क्योंकि मैं भी पूर्व सैनिक का बेटा हूँ। मेरे फादर 21 राजपूत रेजिमेंट से रिटायर्ड हुए, अभी 2022 में उनका देहांत हुआ है। उन्होंने 71-72 की पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी। तो जो दर्द एक अपने अधिकार के लिए एक पूर्व सैनिक जिस हिसाब से अपनी मांग करता है, तो वो बड़ा सोच समझ के करता है, क्योंकि जब वो ऑन ड्यूटी रहता है तो बॉर्डर पे रहता है, ऐसी जगह पे रहता है, माइनस में भी जहां टेम्परेचर चला जाता है, वो देश को पहले रखता है। वो ये सोचता है कि पहले मेरे लिए देश है, उसके लिए परिवार है। और वो मन, महिलाओं का भी मन वैसे ही घर में तैयार होता है कि वो बॉर्डर पे है, मुझे हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम बच्चों के रूप में भी अगर उनसे जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं मन में भाव रहता है, लेकिन जरूरतें तो सभी की हैं। और अगर वन नेशन वन पेंशन ऐसी हमारी मांग है, देश से है, तो ये हमें ऊपर के राजनेताओं को सोचना चाहिए। और जो हमारा गौरवान्वित संगठन, जो आपने गौरवशाली सेनानी पूर्व संगठन बनाया है, इसका मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, क्योंकि मेरा जाना रहता है, 1-2 कार्यक्रमों में रहा कि जब कोई बात होती है तो एकदम सारे लोग एक साथ एक मंच पे आते हैं। मेरा बस यही आप लोगों से आग्रह है कि भय भी नहीं, प्रीत नहीं, और शक्ति की पूजा होती है। शक्ति की पूजा तभी होगी जब हम एक मंच पर, एक आवाज पर, बार बार सूचना ना करने पर एक बार आकर मंच पर हम आए, कार्यक्रम जब सूचना मिले तो तुरंत इकट्ठा हो और मांग को एक अच्छे मंच पर जाकर सही जगह पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति पर बात रखी जाए। तो अब आने वाला समय दूर नहीं कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। धन्यवाद जी। कहने का मतलब यह था कि आप जवानों के मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए एकता चाहिए, लोकतंत्र में संख्या बल चाहिए जी। और संख्या बल ही हमेशा, चाहे महाभारत का युद्ध ही क्यों ना हो, धर्म युद्ध, चाहे अपनों से लड़ना पड़े। देखो, जिसे वो पांडव प्रेम करते थे, जो उनके दादाश्री हुआ करते थे, उन्हीं के विरुद्ध इसलिए गए क्योंकि जब उन्हें अज्ञातवास हुआ पितामह मौन रहे, जब लक्षागृह से भागे तब पितामह मौन रहे, भरी सभा में द्रौपदी का चीर हड़ाना होता है, पितामह कुछ नहीं कर पाई, अंत में उन्हें केवल 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दे पाए। इसलिए उन्हें छल से शिखंडी का सहारा लेकर धर्म युद्ध कहता है कि उन्हें सबसे पहले गिराया जाए 10वें दिन तक, नहीं तो तब तक कौरव हावी थे। महाभारत पढ़िए ठीक से, ये आपका भी धर्म युद्ध है। जिस राजनेता को, जिस देश को आप इतना प्रेम करते हैं, आपको उसके विरुद्ध जाना भी पड़ेगा, संख्या बल दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको अपना अधिकार मिले। तो अगला प्रश्न, यहाँ पर समाज सेवी लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को सर सबसे पहले तो ये बताइए, जो मैंने संविधान में संशोधन या आज की जरूरतों के हिसाब से बात कही कि हम सेकुलर पहले हो लेते तो देश नहीं बढ़ता, क्या गलत था? नहीं, सही कहा आपने। अगर हम पहले हो लेते तो नहीं बढ़ता। आप वह पहले की नीतियां देखिए, क्या जो पहले प्रधानमंत्री रहे और क्या प्रधानमंत्री चुनने की जो नीति उस टाइम बनाई गांधी जी ने, तो इस तरह को अगर विचार करेंगे, क्योंकि तो उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था। जो वो करते थे बंद कमरे में करते थे। उन्होंने तो कहा था कि देश बटेगा तो पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। सरदार पटेल के पक्ष में सबसे ज्यादा मत हुए, तब भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उनकी नीति क्या थी? कश्मीर हाथ से गया, कई हिस्सा भारत का हमसे कटा। जी, कहने का मतलब घरेलू जागीर समझ करके देश को बांट दिया गया, अपने भाइयों में, अपने चेहरों में। और अब अगला प्रश्न यह है, संविधान संशोधन की जहां 300 जिस धारा को हटाना हो उसे हटा दिया जा सकता है, उसके लिए लोकसभा राज्यसभा में बहुमत चाहिए, और जिसे जोड़ना हो जरूरत के हिसाब से उसे जोड़ा जा सकता है। तो अगला प्रश्न, जब 1951 में संविधान बनकर तैयार हुआ तो जो निचले तबके के लोग थे, जिनका विकास नहीं हुआ था, SC
एसटी आप जो भी कहते हैं, उनको 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था कि जब तक इनका जीवन स्तर ऊपर ना आए इन्हें आरक्षण दिया जाए। मुझ में किसी का विरोधी नहीं। मुझे बताइए, आज 75वां गणतंत्र दिवस है, आपको अपग्रेडेशन के 75 साल हो गए। कहने का मतलब मेरे दादाजी को आरक्षण मिला और वो टीचर बन गया, तो हमारा जीवन स्तर ऊपर हो गया होगा। तो नाती तक आरक्षण किस बात का? सवाल साहब है। मैं मजिस्ट्रेट हूं, 50% IAS लेकर के, और 90% वाला मेरी जगह पर बाहर हो गया है, और मैं फीस नहीं भर रहा हूं, उदाहरण के लिए। और जो मेरा चपड़ासी है, पियोन है, वो जर्नल है और वो फीस भर रहा है। तो इस देश में आरक्षण शिक्षा में मिले, आरक्षण स्वास्थ्य में मिले, आरक्षण आर्थिक स्थिति में मिले, जैसे मिला है BPL APL, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता उस कार्ड का, पहले तो कार्ड लागू ही नहीं है। उन्हें मिलता रहे। तो क्या नौकरियां योग्यता बेसिस होनी चाहिए या आरक्षण बेसिस होनी चाहिए? हाँ या ना, क्या कहते हो सर? बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने पहले आरक्षण ले लिया था और वो आज सब बड़े पदों पर है, तो उनके जो वंशज हैं वो भी आज बड़े पदों पर है, लेकिन जो छोटे पदों पर रह चुके हैं उनको कहीं आरक्षण तो छोड़ो, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो इसलिए पीछे रह गए वो लोग जी। तो कहने का मतलब ये है, दादाजी को आरक्षण मिला था तो पोते तक क्यों चल रहा है? और आपको अपग्रेडेशन के 75 साल दे दिए। यदि आपकी स्थिति आज भी खराब है तो भारत सरकार की गलती है या फिर आपकी योग्यता में कहीं ना कहीं कमी है। यदि योग्यता में जिसकी कमी है तो योग्यता के आधार पर चयन हो, आपको भरपूर 75 वर्ष दे दिए भारत सरकार से। हम ये भी एक देश एक कानून में ये भी शामिल होना चाहिए कि जब आपने समानता का अधिकार पास कर दिया, लेकिन समानता है नहीं। मेरे नजरिए से तो समानता इस देश में नहीं है। कानूनी समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी नहीं केवल हिंदू मठ मंदिरों का ही ऑडिट होता, बाकियों का नहीं होता। धार्मिक स्वतंत्रता भी आपकी नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए अपने मन के विचारों को रख रहा हूं। यदि कोई इसका विरोध करना चाहता तो वो मंच पर आए आगे और मेरा विरोध करे कि कहां पर गलत कहा जा रहा है। तो 50% व्यक्ति को नौकरी मिलती, इंजीनियर 50%, डॉक्टर 50%, 90% वाला बाहर होता है, तो देश की उन्नति और विकास कहां से होगा? यदि आप योग्यता लाएं, एक सेकंड सर, एक योग्यता लाएं और अपना विकास करें। इसलिए कुछ ऐसी चीजें गणतंत्र दिवस पर हमें सोचना चाहिए कि जब यह संविधान बना, इसमें आज की जरूरत के अनुसार संशोधन करें, सभी को उसका साथ देना चाहिए। और साथ ही जो जायज मांग RSS के लीडर्स या समाज सेवी लोग या तमाम सैनिक कहते हैं कि उनकी जायज मांगों का समर्थन करना चाहिए। उसके लिए एक ही कमी जो उन्होंने गिनाई, जो मैं भी महसूस करता हूं, आपका संख्या बल और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगे रखें। तो 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत फिर से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।